नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मिथिलांचल के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। 29 अगस्त को पटना में जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कई फैसलों पर लगेगी मुहर। और पटना में डबल मर्डर से सनसनी, मुखिया के हस्बैंड को गोलियों से अपराधियों ने भूना। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ से बने हालात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सुबह सीएम नीतीश कुमार मिथिलांचल के कई जिलों में बाढ़ का जायजा लेने के लिए एरियल सर्वे को निकले। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कई बार राहत शिविर का भी दौरा किया। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। कुल 16 जिले बाढ़ की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित है। वैशाली, मुंगेर, भोजपुर या फिर कटिहार, पूर्णिया, सभी जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अब जमीन पर जाकर दौरा करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने शनिवार को कई इलाकों का दौरा किया। समस्तीपुर जिले के भी कई इलाके बाढ़ से प्रभावित रहे और जो कई जिलों का हम देखने के लिए और एरियली सर्वे भी करते हैं, सब देख रहे थे। तो 2 दिन हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर भी काफी है। यहाँ की जानकारी मिलती थी, लेकिन खुद ही हमने देखा। एक दिन जो भागलपुर वगैरह की यात्रा थी और दूसरा दिन जो हम यहाँ गए हुए थे आपको कटिहार वगैरह, तो एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से दोनों देखा। उससे हमने कहा कि भाई यहाँ पर भी बहुत हो गया है, हम आएंगे जरूर। इसलिए हम आए हैं देखने के लिए। हालांकि इस बीच पानी बहुत निकला है, वो भी ऊपर से हम देख रहे हैं, लेकिन लोग प्रभावित हो। सब प्रभावित लोगों को सहायता देने की जो योजना हम लोगों की, उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। कहीं को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखने का इंतजाम, कहीं भोजन का प्रबंध, लोगों के लिए अनाज का प्रबंध, और फिर आप जानते ही हैं कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को हम लोग देते हैं, मदद करते हैं। 6000 रुपया हर परिवार को देते हैं। तो कई जगहों पर आज हमने पूछा है, अनेक जगहों पर लोगों ने पैसा भी दे दिया है। तो हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं। वैसे तो पटना से भी समीक्षा होती है एक एक चीज़ की, कहाँ क्या स्थिति है, लेकिन जो हमने खुद देखा था तो हमको लगा था कि नहीं, समस्तीपुर जिले में भी कई इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देखने आए, जैसा आज कहा कि आज थोड़ा घटा है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा थी आने की, देखने की, ताकि लोगों से समझ लें। सब लोगों ने बताया है कि नहीं, ठीक से भोजन चल रहा है, सब कुछ का इंतजाम है। वैसे हम पूछ भी लेते हैं कि किसी को अगर किसी ढंग की कठिनाई है या कहीं कोई इलाका उपेक्षित रह गया है, तो उन सबको देखना है। तो इसके लिए भी जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी, ये नदी वाले क्षेत्र में तो बाढ़ है ही, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग 3 महीने से जल जमाव का सामना कर रहे हैं। जल कैदी बन गए। तो सब देख ही रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन बाढ़ के दौरान जो स्थिति होती है वो दूसरी बात है, और बाकी समय दूसरी बात है। उसके लिए तो सारे नगर निकायों को कहा गया है कि हर तरह से उसको देखें। जब आप जानते हैं 19 में पूरी तरह आया था पटना में, उसके बाद ही हम लोगों ने मीटिंग करके हर जगह के लिए नियम बना दिया, और उसके लिए जो भी राशि की जरूरत होगी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस इलाके से एरियली सर्वे करते हुए गए थे दूसरे ये इस जिलों में, तो उसी समय हमको ये एहसास हुआ था कि यहाँ भी काफी प्रभाव पड़ा है। तो उसी से हमने तय किया था 3 दिन पहले कि हम यहाँ जाएंगे जरूर। तो उसी सिलसिले में आए हैं, देख रहे हैं। एक तो हम पूरा देख ही चुके हैं, और बाकी सब लोगों से समीक्षा की गई है। हर जगह लोगों के लिए जो राहत की कार्रवाई हो कर रहे हैं, रहने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, और हर परिवार जो प्रभावित है उनको जो हम लोग सहायता देते हैं, वो सहायता देने का काम, हर जगह ये सब काम हो रहा है। पशुओं के देखभाल का भी काम, हर चीज़ हो रहा है। तो उसी को देखने के लिए ऊपर से तो हम देखते ही हैं एक चीज़ को, लेकिन साथ साथ जगह जगह जा करके कि वहाँ किस तरह से लोग कर रहे हैं, लोगों की सहायता वो देखते हैं। तो अभी लोगों से भी बातचीत किया है, यहाँ भी इसके पहले भी 3 जगह गए, तो सब लोगों ने कहा कि ये काम ठीक है। और कहीं किसी के बारे में कुछ जानकारी थी कि और कहीं पर कोई प्रभावित है, तो उसी समय डीएम ने को कहा, डीएम ने तुरंत कह दिया कि हम तत्काल उन लोगों से बातचीत करेंगे। अभी जा करके वहाँ के कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। तो हर तरह से हम लोग देखते रहते हैं। और हर जगह आप जानते हैं प्रारंभ से ही सीएम केवल हवाई दौरा कर रहे हैं, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो कह रहे हैं ना 2007 से ही कि जो आपदा पीड़ित है उनका सबसे पहला अधिकार सरकार के खजाने पर है। इसे सबके लिए हर तरह की राहत का काम हम लोग करते हैं। सर, तेजस्वी के टिप्पणी पर कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने टिप्पणी की
टिप्पणी की है कि सीएम केवल हवाई दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। कहाँ जानते, कैसे जानते हैं? ये पता नहीं आपको? अपने मीडिया के रोज पूछ लीजिए, हम कितनी जगह पर गए हैं और सब दिन जाते रहते हैं। कौन क्या कहता है हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मेरा काम है कि एक चीज को देखना। और जब भी कुछ बाढ़ की स्थिति होती है, कौन जानता है? पहले लोग आज तक बाढ़ के बारे में कुछ जाने हैं? पहले कुछ होता था? कोई इसके लिए कोई बना हुआ नियम था? पहले कहाँ कुछ होता था? ये सब कुछ तो हम लोगों ने किया है 2007 से, और एक एक चीज किया तो करते ही हम हर बार देखते हैं, तो आपको बता ही दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। 23 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम नीतीश और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार के 11 डेलीगेट मिलेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। वो लिस्ट सामने आ गई है जिसमें बिहार के 11 नेता के नाम शामिल है। यह नेता रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन 23 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और भाकपा माले से महबूब आलम भी सीएम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अंतिम रूप से हो गया वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया। और मिलेंगे उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे, तो सब लोग जाकर वहाँ पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे। तो ये तय हो गया मिलने का। आज राजभवन आए थे सर, कुछ खास यहाँ आपकी बात होती है नहीं, कभी कभी कोई जरूरत होता है तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो जो बात होती है ना, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह का, वाइस चांसलर का, उसमें एक विचार विमर्श करें, तो वही विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। आरजेडी में बड़ा आपस में खटास पैदा हो गया है, बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है भाइयों पार्टी का इंटरनल क्या है वो उनका इशू है, उसमें हमको कभी कोई इन सब विषयों पर हम न ध्यान देते हैं न कोई प्रतिक्रिया। जदुराम सिंह इतने पुराने नेता है, उनको कहा जा रहा है कि उनकी औकात क्या है, ऐसे बताई जा रही है। तो पार्टी के अंदर किसी के बारे में बोलता है तो उनके अंदर की बात है, उसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सर तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ, पीएम से मीटिंग करने तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ। हाँ, जितने विपक्षी नेता हैं तो है ही, तो आप जानते नहीं हो, तो वही लोग न मिले थे सबसे पहले, हाउस चल रहा था तो उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया था ना तेजस्वी जी के साथ, और उनके पूरे जो अपोजिशन के सभी लीडर्स थे, सब लोग मिले थे। और उन लोगों ने ये बात कहा, हमने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव मिलना चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं, तो इसको भेजेंगे। और वही उसके बाद भेज दिए थे हम लोग। ये तो हुआ ही, तो जाना ही है, सूचना भी दे दी जा चुकी है, सबको जानकारी दे दी गई कि जो खबर आई है। तो कल देर रात में करीब सूचना आई थी अंतिम, तो उसके बाद सब लोगों को सूचना दे दी गई। बीजेपी के लोग भी रहेंगे सर? हाँ भाई बिल्कुल, आज भी बात हुई है, तो अभी नाम देने वाले हैं। ठीक सर। सीटेट चयनित महिला अभ्यर्थी ने अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और उनको राखी भी बांधी, मिठाई भी खिलाए, उपहार स्वरूप अपने नियुक्ति पत्र की मांग की। शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में बतलाया कि हमें यह उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री ने राखी बंधवाने के बाद जो अपनी बहन को आश्वासन दिए हैं वह झूठा साबित नहीं होगा, क्योंकि रक्षाबंधन पर भाई जो बहन को आश्वासन देता है वह कभी गलत नहीं होता है। ऐसे हमें शिक्षा मंत्री से भी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने यह आश्वासन राखी बंधवाने के बाद दिया है। कुछ महिला अभ्यर्थी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इस बार भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें लगातार आश्वासन ही मिलता है। बहुत से प्रखंड में मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का अपलोड नहीं किया गया NIC पर, जिसके कारण प्रथम और द्वितीय चरण में उसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। तो उन सारी सीटों को, और जो महिला के सीट है, SC ST की सीट है, अन्य कैटेगरी के महिला का सीट है, उन सारी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि 44,000 लमसम सीट अभी बिहार में खाली है। और जो 44,000 सीट पर अगर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अगर काम करे तो हमें लगता है कि सबकी बहाली हो जाएगी और सब लोग खुशहाल, उनका जीवन हो जाएगा, रोजी रोटी का पालन होगा। तो मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपके कार्य पर हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आपने बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टेड होकर के, काफ़ी तत्पर होकर के, काफ़ी सजग होकर के
आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सर दो चीज़ें अभी रह गई है लास्ट में। एक है प्रथम और द्वितीय चरण की जो नियुक्ति पत्र है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, हमें स्कूल में सेवा करने का मौका दिया जाए। और आपको पता होगा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस का सम्मान दिवस होता है, उस दिवस के पहले हम लोगों को स्कूल में योगदान कराने की कृपा की जाए। उसके बाद 3rd चरण की काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द इशू किया जाए, ताकि हमारे जो भाई बंधु जिनका मेगा अंक बिल्कुल ही निम्न है, वो काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं, उनको भी मौका मिले और वो भी स्कूल में योगदान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं एक बार पुनः जो आप लोग भिन्न जिला से आई हुई हैं महिलाएं, आज रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन है, लेकिन रक्षाबंधन आज ही हम लोग शिक्षा मंत्री जी को राखी दे करके आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं आप लोगों को सभी लोगों को भिन्न जिला से आई हुई जो हमारे महिला चयनित अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका मैं शुक्र। शिक्षा मंत्री से क्या आश्वासन मिला? रक्षाबंधन के एक दिन पहले आप लोग राखी लेकर गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा मंत्री को आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन किए? हम लोग जो शिक्षा मंत्री जी से मिले, हम लोग का मेन उद्देश्य यही था कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए और 3rd फेज की काउंसलिंग जल्द से जल्द उसका डेट रिलीज करवाया जाए, ताकि जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन अभी अचयनित हैं और वो बहुत डिप्रेस हैं, उसको उनका भी चयन हो जाए। जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि 15 अगस्त के दिन ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और हम लोग 15 अगस्त में झंडा फहराने में, झंडोत्तोलन में शामिल होंगे। कितने साल से आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन हम लोगों को 5 साल से मिल रहा है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। कोविड में आप लोग तो मान के चलिए कि स्कूल बंद था, लेकिन अभी तो स्कूल खुल गया, फिर भी उसके बावजूद भी कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक की कमी है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नदारद हैं वहाँ। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि वो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो वो स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जब अब कोविड के बाद स्कूल खुल चुका है तो हम जो 1st राउंड और 2nd राउंड की जो काउंसलिंग हो चुकी है, उन चयनित अभ्यर्थियों को वो नियुक्ति पत्र दे के उनको योगदान स्कूल में कराए, ताकि जो बच्चे अभी स्कूल आ रहे हैं और शिक्षक के अभाव में उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, उन बच्चों को शिक्षा दी जाए और वो उनके उज्जवल भविष्य के बारे में शिक्षा मंत्री को एक बार जरूर सोचना होगा। थैंक यू। आज जो आप लोग यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास पे आए हैं, आप लोग का क्या मेन मांग था और किस लिए आए हैं और कितना मैंने आप लोग का मांग का जो हुआ है वो बताइए इसके बारे में कुछ। हम लोग इस पर्पज से आए थे, सभी हमारी महिला साथी जो है इतने दूर दराज से आई हुई थी क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो हम लोग एक मुहिम चलाए कि रक्षाबंधन के त्यौहार में हम लोग शिक्षा मंत्री जी को राखी बांध करके और उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र का मांग करें और 3rd फेज की काउंसलिंग का मांग करें। हम लोग यही मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री जी के पास गए हुए थे। इस मांग पे वो तो आश्वस्त दिखे, पॉजिटिव वे में बोले, लेकिन एक चीज़ है कि कहीं वो टाइम बाउंडेशन का जिक्र नहीं किए हैं कि कब तक कराएंगे। उनका कहना ये है कि आप लोग धैर्य रखें और इतना हम सब कुछ कर दिए हैं, काउंसलिंग 1st फेज 2nd फेज का करा दिए हैं, तो हम 3rd फेज का भी काउंसलिंग कराएंगे और नियुक्ति पत्र भी निर्गत करेंगे। हम आप लोग को जितना हड़बड़ी है उससे ज़्यादा कहीं हमको हड़बड़ी है कि हम आप लोग को स्कूल में भेज दें। और रही बात कि बहुत सारा ये सुनने को मिल रहा है कि आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता का इस पे असर होगा, तो वो ये बात भी बोले कि अगर चुनाव आयोग को कोई ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आता है तो मतलब हम 3rd फेज के काउंसलिंग का डेट भी निकाल सकते हैं और आप लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में भी हम पॉजिटिव है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए, लेकिन टाइम बाउंडेशन का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि जो आज वार्ता हुई शिक्षा मंत्री के आवास पे, जो हमारे कैंडिडेट जितने आए हैं शिक्षा नियुक्ति चयन पत्र में जो कि मांग के लिए जो आए थे, वो बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। और इसकी जानकारी अब नेक्स्ट हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं भावना मैम, उनसे सुनते हैं कि क्या पॉजिटिविटी और बात हुआ, क्या काउंसलिंग का आगे डेट निकलने वाला है, जहाँ तक चयनित अभ्यर्थी को कब तक नियुक्ति पत्र की संभावना है। लीजिए आप मैडम इतने दूर दराज से सब लोग आई हुई हैं,
तो आप लोग का क्या पर्पस था यहाँ आने का? हम लोग का मेन पर्पस था, पहले और दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हो चुकी है उसके नियुक्ति पत्र की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ उसे भेंट मिलता है। हम लोग का मेन पर्पस यही था कि हम शिक्षा मंत्री जी से मिले और उन्हें राखी बांधकर उपहार स्वरूप उनसे हम नियुक्ति पत्र की मांग करें। जो शिक्षा मंत्री से आपने मुलाकात की है रक्षाबंधन के मौके पर, क्या आश्वासन मिला? आपने क्या क्या वहाँ गए तो क्या हुआ शिक्षा मंत्री? देखिए, हम गए वहाँ तो बहुत उम्मीद और आशा के साथ आज गए हुए थे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत उम्मीद और आशा का त्यौहार होता है। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है और इस मौके पे कोई भी भाई अपने बहन से झूठा वादा नहीं करता है। तो मैं जो राखी लेकर गई ये बहुत उम्मीद के साथ गई और माननीय शिक्षा मंत्री जी को राखी बांधी और मिठाई भेंट स्वरूप हमने मिठाई का डब्बा उनको भेंट किया। और मुझे ये उम्मीद है कि आज जो आश्वासन दिए हैं हम लोगों को कि आप लोग को बहुत जल्द ही हम नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे, ये उनका आश्वासन झूठा नहीं जाएगा। क्योंकि आज का दिन जो है झूठ बोलने का दिन नहीं होता है, रक्षाबंधन का जो दिन होता है झूठ बोलने का दिन नहीं होता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रही हूँ और ये आशा भी कर रही हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र देंगे और 3rd फेज की काउंसलिंग का डेट भी देंगे। मुजफ्फरपुर में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश ने जहां एक तरफ नदी के जलस्तर में वृद्धि की है तो वहीं दूसरी तरफ शहर की स्थिति नारकीय बना दिया है। आपको बता दें कि शहर के कई ऐसे इलाके अभी भी है जहां जल जमाव की समस्या बनी हुई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो चुका है क्योंकि पानी कई तरीके से बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में संबंधित अधिकारी और नगर निगम से किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने की वजह से चतुर्भुज स्थान चौक को वार्ड नंबर 41 और 42 के लोगों ने बांस भल्ला लगाकर और आगजनी करके सड़क जाम कर किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। पानी हो रहा है 6 महीना साल भर से पानी कंटिन्यू, और बरसात में हर साल ही यही होता है कि बरसात आया पानी 6 महीना साल भर कंटिन्यू लगा रह जाता है, नहीं निकलता है, ना निकलता है। और घर निकला भी थोड़ा बहुत पानी बरसात तुरंत फिर वो लेबर 3 फीट 4 फीट पानी रहता है। आने जाने वाले लोग बच्चे लोग गिरते हैं, परेशान होते हैं। अभी भी 2-4 रोज पहले भी एक गिर गए, एक सेब बेचने वाली गिर गई। ये परेशानी हमेशा लगा हुआ है भैया। हाँ, इससे पहले हमारे विधायक और विकास मंत्री वो भी कुछ नहीं सुनी, मैंने 10 साल वो भी रहे, वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी विधायक आए हैं, उन्होंने उनसे हम लोग कहे तो उन लोग ने बोला कि हम 6 महीना से हाईवे किए हैं, आई 6 महीना से स्थिति है, अब इसको आगे हम करेंगे सुधार, लेकिन खाली आश्वासन है, अभी कोई नहीं सुन रहा, कोई कुछ भी नहीं। नगर निगम तो एकदम देखने नहीं। वार्ड पार्षद जो हम लोग का है एकदम दोनों वार्ड पार्षद वैसे ही है, अर्चना पंडित जी विधायक वार्ड पार्षद, इधर आपको विजय झा। हाँ, दोनों आदमी का वार्ड पड़ता है, दोनों आदमी का वार्ड पड़ता है, उसमें भी उन लोगों ने भी नहीं देखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रब्बानी आलम। जगह कौन सा हुआ? जगह चतुर्भुज चौक काली वाली रोड। बताइए सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ मुजफ्फरपुर में साजिश चल रहा है। पिछले 20 वर्षों से मुजफ्फरपुर नगर निगम में महापौर किसका है आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बोलने का मतलब है कि किसी दुकान का फीता काटने में इनका तबीयत नहीं खराब है, माननीय नगर विधायक महोदय का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, झंडा तोलन भी यहाँ कालीबाड़ी रोड में, उसका भी वीडियो है हम लोग के पास, ठीक है। वो भी झंडा तोलन करने आए तो पैजामा उठा के झंडा तोलन किए और यहाँ के समस्याओं का कोई समाधान मतलब आए देख के गए, लेकिन इसका कोई बात उनको समझ में नहीं आया। मालूम क्यों नहीं? ये पिछले 10 वर्षों का सजा दे रहे हैं, यहाँ के लोग का वोट लेके यहाँ के लोग को क्या सुविधा के नाम पे आज तक दिए हैं, और यहाँ का लोग एक मुश्त उनको वोट देता है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो हम यहाँ थे भी नहीं और न हम किसी भाई को बोलने गए कि आप किसको वोट दीजिएगा। उसके बावजूद यहाँ का लोग अब स्वतः अपने मतलब समझ से जिसको मर्जी किया जो वोट दिया। और आज मान लीजिए आप नगर निगम के किंग मेकर हैं और उसके बावजूद लगातार हम लोग इतना मतलब रोड जाम कर रहे हैं। अपनी बात प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी लोग को, जिला में सभी लोग को जानकारी है, ऐसा नहीं कि किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर के लिए?
देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर के लिए, ये तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, अभी 2-3 दिन पहले अभी शांति समिति का जिला शांति समिति का बैठक हुआ था, तो उसमें मीनापुर के माननीय विधायक थे, गायघाट के माननीय विधायक थे और मुजफ्फरपुर के विधायक थे। तो इन लोग का वो था कि लोग बोलते थे कि 6 महीना अभी और चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 अगस्त को पटना में होने वाली है। इसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक 28 अगस्त को होगी। पार्टी में कई स्तरों पर बदलाव भी हुए हैं, इस कारण बैठक का दृश्य भी कुछ बदला दिखने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस पर वह जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं 29 को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफ अहमद के अनुसार राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन निर्णय पर मुहर लगेगी जो 31 जुलाई को दिल्ली में हुई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए थे। बिहार में अभी भी बाढ़ से हालात बने हुए हैं। कई नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का तांडव जारी है। अभी तक राज्य में बाढ़ से करीब 37 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वैसे आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहा है। आपदा विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों के 100 प्रखंड की कुल 719 पंचायत बाढ़ से आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। बिहार के पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, समस्तीपुर, पूर्णिया, सारण, बक्सर, भागलपुर और सीमांचल इलाके में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। भले ही गंगा के जलस्तर में कमी आ रही हो, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि फिर से आपदा प्रबंधन विभाग की चुनौती बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए उत्तर पूर्वी और मध्य बिहार में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेलगाम अपराधी ने मुखिया के पति को गोलियों से भून दिया, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों वारदात के बाद हड़कंप मच गया है। पटना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रात की यहाँ सुतल थे और उसी बीच में इंदल रजक के लड़का रोशन कुमार आया। अब पता न कैसे क्या क्या विवाद हुआ, उसी दरमियान ईंटा से मार के और चाकू मार के उसको मर्डर कर दिया। सुबह में जल ढारने लोग आया, सुबह में पिपल में, उस समय इनको जानकारी हुआ तो हम लोग के पास फोन किया लोग। क्या किसी से विवाद था? कोई चीज़ का विवाद नहीं था। तो उसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई किया था, हो सकता है कि उससे समझौता के अनुसार पे मार दिया। आप लोग रोड जाम किए किस लिए? क्या मांगे? मुआवजा के लिए। क्या कितना मुआवजा मांगे? कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए। इनका क्या नाम है? पूरा परिवार के कुछ परिवर्तन चले। इनका क्या नाम है? इनका जो मृतक है उनका क्या नाम? क्या मृतक जो है उनका क्या नाम? सिद्धनाथ लाल। उम्र कितना होगा? वही 55। निवासी कहाँ के हैं? क्या निवासी कहाँ के? घर कहाँ? यही राजपुर के है। आरोपी कहाँ का है? राजपुरे के है। आपका क्या नाम हुआ? रविशंकर लाल। कल शाम में वो नगन्ना गांव में गए थे भोज के लिए, जो पूजई था। पूजई से लौट रहे थे तो रास्ते में गोनरिया और पैनार के बीच में पैर से कोई गोली मार दिया। वही हम लोग गए, पता चला तो कौन थे वो? नाम किसको तो देखते हैं, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई एक आदमी का तो काम है नहीं, तो वो अपने से हत्या करते भी थे। और कोई विवाद है? विवाद में तो कुछ नहीं, एक्चुअली वो मुखिया पति थे और राजनीति में इन्वॉल्व थे। किसके साथ क्या कहा जाए? क्या नाम था उनका? राजकुमार और पिंटू। आपका? राजकमल भाई हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के कला संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ी से बातचीत किया, उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कार्यक्रम को लेकर के बातचीत की, साथ ही स्थिति से अवगत भी कराया। बिहार में राजद को लेकर के चल रही बैठक में भी बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से नहीं मिलते हैं, जिसे लेकर के साफ तौर पर आलोक रंजन झा का कहना है कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार राजनीति गर्म हो रही है और ऐसे में
तेजस्वी यादव कल सबसे पहले अपने भाई से मिलते नहीं, बड़े भाई हैं उनके, उसके बाद उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए, ये तो लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है और दोनों भाई अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं और यह उनका पारिवारिक लड़ाई है जिसको कि पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये उनका आंतरिक मामला है। जनता सब देख रही है कि इन लोगों को बिहार की चिंता कम, अपनी चिंता ज़्यादा है, अपने वर्चस्व की चिंता ज़्यादा है। तेज प्रताप चाहते हैं हम बड़ा बेटा हैं तो मेरा सब चीज़ चले। तेजस्वी जी चाहते हैं कि अब सबको समाप्त करके हम पार्टी में जो है तो सब हो जाएं। तो इसलिए ये दोनों की लड़ाई है, इसमें बिहार के जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। क्या लग रहा है राजद में दो पार हो जाएगा? अब अभी तो आप देखते जाइए क्या हो रहा है। जो स्थिति है, हम लोग चिंतित इस बात के लिए हैं कि विपक्ष को जितना बिहार की चिंता करनी चाहिए ना करके अपने वर्चस्व की चिंता में लगे हुए हैं, यही बिहार के लिए दुखद है। तेजस्वी यादव बच्चे हैं क्या? तेज प्रताप यादव बोल रहे कि बच्चे हैं, हम उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और हम सीएम बना के ही छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव बच्चे हैं क्या? तेज प्रताप यादव बोल रहे कि बच्चे हैं। तेज प्रताप के सामने में तो बच्चे हैं। बड़ा तेज प्रताप है तो निश्चित रूप से उसके सामने में छोटा है तेजस्वी, तो वो भी सही है कह रहा है। तो लेकिन देखिए, ये सब जो है ना, हमने पहले आपको बताया कि ये सिर्फ पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई है। परिवार में दोनों भाई में पहले बहन के साथ था, अब भाई में भी हो गया है। तो ये लोग सिर्फ अपने परिवार में कैसे हम वर्चस्व बना के रहें, इसी चिंता में लगे हुए। बिहार के पूर्णिया में सुबह भीषण सड़क हादसा होते होते बच गया। सदर थाना के खुशकीबाग ओवरब्रिज पर एक बस में भीषण आग लग गई। देखते देखते बस धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लोगों की माने तो समीर बस मुजफ्फरपुर से पूर्णिया आ रही थी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बस किशनगंज से पूर्णिया आ रही थी। दमकल विभाग के कर्मी दयानंद मंडल ने बताया कि खुशकीबाग रेलवे के ओवरब्रिज पर अचानक शॉर्ट सर्किट से बस में भीषण आग लग गई। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।